मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाता जा रहा है अमेरिका। ये जो संजय भारद्वाज कह रहे हैं कि जितना मैं अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को जानता हूं इस समय, वो एकदम टेम्परेचर को फुल में ले जाते हैं और उसके बाद फिर एकदम से सिम करके धीरे धीरे नेगोशिएट करते हैं। मिडिल ईस्ट की ओर एम्फीबियस शिप यूएसएस बॉक्सर जा रहा है। मलक्का स्ट्रेट पार करके हिंद महासागर में यूएसएस बॉक्सर पहुंच गया है। 2500 मरीन और F-35 फाइटर जेट से लैस यूएसएस बॉक्सर। कितनी सारी डिप्लॉयमेंट यहां पर हो रही है आशीष? ये इतनी चाहिए क्या वाकई डिप्लॉयमेंट? नहीं चाहिए तो नहीं, लेकिन क्या होता है जब आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता ना कि कितनी चाहिए और क्या करना है, तो आप सब चलो। या ऐसा तो नहीं है कि आप ईरान के साथ अब चाइना रशिया भी गिनने लगे हैं इसलिए आप डिप्लॉय कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। चाइना रशिया अभी तक तो कोई भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन मोड में नहीं दिख रहा है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक वाली बात है ना कि देखो क्या क्या हम कर देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, तो एग्जैक्टली बस यही है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उसमें से 90% मरीन्स हिम्मत नहीं कर पाएंगे एम्फीबियस ऑपरेशन करने का, और अमेरिकी सरकार भी इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, जो बाकी लोग हैं, वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आप यूएसएस त्रिपोली जो लगाए हैं 1 महीने से ज्यादा हो गया, वो भी इसी रास्ते से होके गया था 5000 मरीन्स के साथ में, वो वहां पे खड़ा हुआ है। उनको अंडे ब्रेड के अलावा खाना नहीं मिल पा रहा। अब आपने एक और यूएसएस बॉक्सर लगा दिया, एक यूएसएस कराटे लगा दो, देयर इज नो पॉइंट। बट ये कैरेक्टरिस्टिक वाली चीजें हैं कि आप बात नहीं मानेंगे तो क्या क्या होगा, एग्जैक्टली वही प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ये जो आपने कहा ना कि टेम्परेचर हाई करते हैं, तो बस वो टेम्परेचर थोड़ा और हाई कर रहे हैं, टेम्परेचर हाई कर रहे हैं। और ये भी आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा लगा कि यूएसएस बॉक्सर के साथ यूएसएस कराटे भी लगा दें, लेकिन वहां ब्रेड और अंडे इसके लाले पड़ने लगे। आपने तैनाती तो कर दी है, आपके कई जहाज ऐसे हैं जो 25-25 साल तक बगैर रिफ्यूलिंग के चल सकते हैं, लेकिन इंसान जो उसके अंदर तैनात है उसको तो रिफ्यूलिंग चाहिए, खाना चाहिए। और फेयरफोर्ट बेस से अमेरिकी B-1 बॉम्बर की उड़ान, आफ्टर बर्नर के साथ अमेरिकी बॉम्बर की उड़ान, RAF फेयरफोर्ट से उड़ा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। ईरान ऑपरेशन के अहम बेस फेयरफोर्ट से ये ईरान ऑपरेशन के लिए ये बड़ी अहम, ये जो नाम है श्रीवास्तव सर, ये बड़े, जैसे हम सुनते थे कई फिल्मों में जो नाम रखे जाते हैं ना, वो विलेन के नाम इतने दहशत वाले होते हैं कि नाम से ही आधा काम हो जाता है। ये नाम भी वहां जो आप तो दिनेश राइटर हैं, आप जानते हैं राम से बड़ा राम का नाम। तो नाम बहुत जरूरी चीज होती है, लेकिन जहां तक सवाल है इसका, आपने एक बॉम्ब डिफ्यूजन की बात बताई थी कि बॉम्ब डिफ्यूज किया, उसमें लोग मारे गए। 14 लोग, 14 IRGC के सैनिक। तो वो बॉम्ब मैं आपको बता दूं, वो बॉम्ब जो है अभी लॉन्च नहीं हुआ है, वो तभी का लॉन्च हुआ था। हमारे पास जब मैं एक बेस में था, बेस का नाम नहीं लूंगा, हमें वर्ल्ड वॉर 2 के बॉम्ब्स वहां मिलते थे, लेकिन डिफ्यूज करने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए एक बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होता है, वो जाता है, वो बहुत वेल ट्रेंड होता है। उसमें अगर आपने गलती की तो बॉम्ब एक्सप्लोड कर सकता है, बिकॉज डिफ्यूज जो आप करते हैं उसमें एक्चुअली बॉम्ब को एक्सप्लोड ही करते हैं आप, और एक्सप्लोड एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करते हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये उतने ट्रेंड लोग नहीं थे, इन्होंने डिफ्यूज करने की कोशिश की, कहीं पर कोई बॉम्ब को समझने में या इसको डिस्पोज ऑफ करने में उनसे कोई गलती हुई है, लेकिन ये नया चला हुआ बॉम्ब नहीं है। मैं ये बात दर्शकों तक पहुंचाना चाहता था। और दूसरी बात आपने जो बोली B-1 वाली, तो B-1 वगैरह को अब ऐसा होता है कि आपने वो घूसे खा लिए हैं। ईरान को B-2 भी लग चुका है, B-1 भी लग चुका है, GBU-57 भी लग चुका है, तो वो अब इस बात के लिए तैयार हैं। वो डर जाता रहा, वो डर जो होता है, वो डर वाली अब भय नहीं रहा है। अब वो जानना चाहते हैं और ये भी समझते हैं कि अगर अभी ये शुरू करते हैं तो इनके ऊपर फिर वही 60 दिन वाली चीज चालू होगी। 60 दिन वाली, हाँ राइट। तो वो भी उनके दिमाग में है, तो वो भी नेगोशिएट कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। राइट। और इधर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती पर बड़ा दावा। मिडिल ईस्ट में दशकों बाद सबसे बड़ी मिलिट्री तैनाती, 5000 से ज्यादा सैनिक तैनात होने की रिपोर्ट। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर समेत भारी हथियार तैनाती यहां पर हुई है। और आशीष इसको ऐसे एनालाइज कर रहे हैं कि ये कुल मिलाकर दबाव बनाने की रणनीति है। लेकिन सवाल यह है कि बीच में तो हम ये भी सुन रहे थे कि अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को इजाजत नहीं मिली तो उनको ये डिप्लॉयमेंट भी वापस बुलानी पड़ेगी। वो तो 60 दिनों वाली टेक्निकलिटी से बढ़िया खेल गए क्या आशीष? वो देखिए, ये टेक्निकलिटी मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट को रोक पाएगी। वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। जो उन्होंने एक गैप निकाला उसके बाद में रिकाउंट कर लीजिए, क्योंकि ये एक लॉ होता है 78-79 से। लॉ के इंटरप्रिटेशन आई एम श्योर आपके पास इतनी, जब आप सरकार चल रहे हैं आपके पास इतने एडवाइजर्स होते हैं जो आपको राइट सोल्यूशन दे देते हैं। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आप एक के बाद एक लगातार जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, वो न केवल फेज 2 की तैयारी के लिए, दिनेश जी आप ये समझिए GCC जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनको भी ये भरोसा दिलाना जरूरी है। तो इन डिप्लॉयमेंट को उस चश्मे से भी देखना जरूरी है कि जब तक आप उनके सुरक्षा के लिए, क्योंकि पिटे तो अच्छा, उनको दिखाने के लिए ये डिप्लॉयमेंट करो और उसके बाद $9 अरब के हथियार भेज दो।
एग्जैक्ट, दोनों को, इजराइल को भी बेचे और जीसीसी कंट्रीज को भी बेचे हैं, और उन्हीं को सबसे ज्यादा मार पड़ी है। और इसीलिए ये जितने चौकीदार लगाए जा रहे हैं ना, जितने शिप्स लगाए जा रहे हैं, ये उनके फेज 2 की तैयारी से ज्यादा जीसीसी कंट्रीज का भरोसा बने रहे, वो टूटे नहीं, वो किसी तरह से पैसिव ना हो जाए, वो कोई रिवोल्ट ना कर दें। इसीलिए एग्जैक्टली इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पॉइंट ऑफ व्यू ये किया जा रहा है। ईरान के साथ जब होगा उसके लिए फेज 2 होगा या फिर और भी फेजेस होंगे, उसके लिए इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। एक और टिप्पणी आपकी मेरे को बड़ी मजेदार लगी कि उनके पास इतने सारे एडवाइजर्स हैं कि वो इनको बता सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं, कानून कैसे तोड़ना है उनको ये बता सकते हैं। और ईरान की जबरदस्त घेराबंदी हुई है, कभी भी अमेरिकी हमला संभावित है। अभी क्या हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स मिडिल ईस्ट में लगातार तैनाती बढ़ा रहा है। इसके दोनों मकसद हैं, दबाव बढ़ाते जाना ईरान के ऊपर, और दूसरा ये भी कि ये बताना कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज को ये बताना, जीसीसी कंट्रीज को, यहां ये तैनाती लगातार बढ़ रही है। यूएई पहुंचे 12 FA-18 फाइटर जेट्स, C-17 कार्गो विमान यूएई बेस में तैनात। यूएस बेस पर 7 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर मौजूद, 10,000 अतिरिक्त सेना की यहां तैनाती हो रही है। बड़ी तैनाती है ये, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 वॉरशिप, 15,000 मरीन और नाविक और 200 एयरक्राफ्ट। वॉरशिप की तैनाती लाल सागर में, अरब सागर में और फारस की खाड़ी में यहां पर है। लेकिन सवाल यह है कि ये अगर आप अपने पर्टिकुलर मोटिव्स की वजह से कर भी रहे हैं, तो इस तरह के डिप्लॉयमेंट में खर्च भी तो बहुत होता है, एक एक दिन के हिसाब से। तो अगर आप वहां $9 अरब के हथियार ये सब दिखाकर अपना तामझाम बेच दे रहे हैं जीसीसी को, तो साथ में ये भी तो है कि आप एक दिन में खर्च कर कितना रहे हैं श्रीवास्तव सर? देखिए, एक दिन का खर्च का जो आकलन आया है वो करीब करीब $2 बिलियन का आया है, टू कीप द फोर्सेस ऑन इन दैट स्टेट ऑफ व्हाट वी कॉल स्टेट ऑफ वॉर। आप चाहे लड़ाई लड़ें या ना लड़ें, आपको अटेंटिव रहना पड़ता है। आपकी शिफ्ट चलती रहती हैं, आपके ऑपरेशनल रेडिनेस प्लेटफॉर्म पर एयरक्राफ्ट रहते हैं, उनकी वो शॉर्टीज चलती रहती हैं, आपके टोही विमान चलते रहते हैं, सब चलेगा, वो सबका खर्चा आता है। और ट्रूप्स के मेंटेनेंस का आता है। जो यूएसएस बॉक्सर की आप बात कर रहे थे, यूएसएस बॉक्सर भी एक एम्फीबियस शिप है, जिसको हम बोलते हैं ना स्मॉलर एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसके अंदर सारी अपनी लॉजिस्टिक्स होती है। अगर ये कहीं पहुंचते हैं तो इनका पर्पस यही होता है कि आपको ग्राउंड ऑपरेशन करना है।